ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में आजकल एक नाम जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो है सम्राट चौधरी का, क्योंकि उनके बुलडोजर एक्शन ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा रखी है। जी हां, लगातार जो है बुलडोजर की गड़गड़ाहट हर जगह पर सुनाई दे रही है। जिलों में छापेमारी चल रही है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी महागठबंधन के खेमे में यानी कि विपक्षी खेमे में हमें देखने को मिल रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आजकल बुलडोजर जो है वो काफी ज्यादा गरज रहा है। अतिक्रमणकारियों की नींद तो उड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष की नींदें भी इससे उड़ी हुई है। निश्चित तौर पर यह बात सोचने वाली है कि बुलडोजर कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि जो आम लोग हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। दिक्कत किसे हो? जिसने अवैध कब्जा किया है, जिसकी जमीन नहीं है उसके बावजूद उस जमीन पर कब्जा किया है, और उसके चलते आम लोगों को काफी परेशानी होती है। तो सरकार उसी को लेकर एक्शन में है। और सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है उनको, आप देखिए कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पटना में, सीतामढ़ी में, कल जो है मुजफ्फरपुर, आरा, उसके बाद पूर्णिया, कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि बुलडोजर एक्शन जहां देखने को मिल रहे हैं वहां जबरदस्ती का बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो सरकारी जगह है जहां पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है, सरकार से सीधे लोहा लेने की कोशिश की है। तो अगर उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं होगा तो किसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा? जिसके वजह से आम लोग हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है जिनको, चाहे वो मार्केट हो, सड़क हो, कहीं भी हो, किसी का घर हो। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने बालकनी लंबे लंबे बना के रखे हैं। तो गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, आम लोगों को जाने में परेशानी होती है। और अब यदि सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है, उस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद इन लोगों को दिक्कत है, तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम के बाद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, तब से आप देखिए कि कार्रवाई जो है वो किस तरह से की जा रही है, पहले कैसे होती थी और अब दोनों में क्या अंतर आया है। और यही चीज जो है, आप योगी मॉडल की बात करते हैं, तो फिर योगी मॉडल पूरी कैसे होगी? तो इसी तरह से पूरी होगी। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा, अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तो फिर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अब बात रही विपक्ष की, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है। विपक्ष किस बात के लिए सत्ता पक्ष को चुनौती दे, उसके पास कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए कि वोट चोरी और एसआईआर, इसके अलावा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अब तक क्या विपक्ष किसी मुद्दे के साथ नजर आया सड़कों पर? आप चुनाव हारते हैं, बुरी तरह से चुनाव हारते हैं, इतनी बुरी तरीके से हारते हैं कि आप 25-30 सीटों में पूरी विपक्ष सिमट जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए था? आप सड़कों पर उतरते, आप सदन से लेकर सड़क तक संग्राम करते हैं। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो आप जो है आंदोलन करिए, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए, आप मांग करिए, लेकिन आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो चीज कर रहे हैं जो जनता को पसंद आ रही है। अब हम मान सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन हुआ, जिनके अवैध अतिक्रमण थे उनमें से कुछ लोग थे जिनको दिक्कत हो रही है, ठंड का मौसम है, लेकिन आप ये देखिए कि किसी एक के अतिक्रमण के चलते आम लोगों की जिंदगी क्यों बाधा में पड़े, आम लोगों को क्यों दिक्कत आए। कई झुग्गियां बस्तियां बसाई जा चुकी हैं, अतिक्रमण कुछ तो जानबूझकर गुंडागर्दी करके लोगों से हत्याया गया है, उसके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, फिर भी विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि आप देख लीजिए कि विपक्ष करेगा तो करेगा क्या? 20-25 विधायक इनके पास बचे हुए हैं, वो भी आने वाले समय में टूट के इधर उधर जाएंगे। तो विपक्ष को लग रहा है कि अब जो है कुछ मुद्दा है नहीं। तो जिस तरह से राहुल गांधी एक नैरेटिव के साथ चलते आए 2024 लोकसभा चुनाव से, एक संविधान खतरे में है, उसके बाद वोट चोरी, उसके बाद हाइड्रोजन बम, ये वो, अब तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें उनको नेता चुना गया महागठबंधन का। उसके बाद कोई खास मुद्दा लेकर आते हैं कि हम इन चीजों को लेकर सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि आपने वादा किया था 10,000 के बाद 2 लाख रुपए देंगे, आप उस चीज को लेकर लड़िए सरकार से। आप दूसरी चीजों को आप कहते हैं कि सरकार ने कहा है कि 25 से 30 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, आप उन चीजों को लेकर दबाव बनाइए। जो जो वादे सरकार ने किए हैं अपने घोषणा पत्र से लेकर चुनावी रैलियों में, आप सरकार पर प्रेशर डालिए कि भाई आप ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो फिर जनता तो समझ रही है कि आप विपक्ष का काम कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। अगर आपने एक भी मुद्दे ढंग के उठाए होते हैं तो क्या बिहार चुनाव के परिणाम यही होते? आप देख लीजिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण,
महागठबंधन कहीं का नहीं रहा है, इतनी बदतर स्थिति हुई है। वो भी तब जब तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि हम 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये स्थिति हुई है, निश्चित तौर पर ये सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि विरोधी चाहे कितना भी हल्ला मचाए, तेजस्वी हो या फिर तेज प्रताप उनके भाई भी हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तेज प्रताप यादव की अभी तेजस्वी का पक्ष लिया जाए या फिर बीजेपी सरकार का पक्ष लिया जाए। अभी वो भी थोड़े डाउट में है। हालांकि तेज प्रताप यादव जो है उन अभी वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे जब तक बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, जेडीयू में शामिल नहीं होंगे, एनडीए के पाले में नहीं आएंगे। लेकिन तेज प्रताप का बोलना और विपक्ष की दूसरी पार्टियों का बोलना दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन समझना यह होगा कि आप देखिए कि सरकार की सेहत पे क्या कोई असर पड़ रहा है। सम्राट चौधरी तो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग किए जा रहे हैं। वो तो लगातार डीजीपी को तलब कर रहे हैं, तमाम जिलों के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उनके नीचे जितने भी और मंत्री हैं, जो सांसद विधायक हैं, सबको ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने इलाके में देखिए, कहीं कोई तरह दिक्कत है तो उसको फौरन सूचना दीजिए और अगर जरूरत है तो फौरन बुलडोजर एक्शन होगा। अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई, 1700 अपराधियों की, जिसमें से 400 जो हिट लिस्ट है उसमें आरजेडी के भी कई लोग हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो फुल एक्शन मोड में है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार इस बार प्रचंड बहुमत में है। आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए, इससे होने वाला क्या है? अगर आप कायदे के वादे जो हैं लोगों के सामने उठाएंगे, कायदे की बातें लोगों के सामने रखेंगे, तब हो सकता है कि लोग आप पर यकीन करें। लेकिन ना आपके पास कोई मुद्दा है, आप घिसा पीटा बात रोज करते हैं कि ये बुलडोजर से गरीबों का नुकसान हो रहा है। भाई यही सरकार है जो गरीबों को घर भी दे रही है। आपकी सरकार इतने दिन रही, आपने कितने लोगों को घर दे दिया, कितने लोगों को शौचालय दे दिया, कितने लोग स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए चले गए, कितने लोगों को नौकरियां दी। आज जब सरकार सब कुछ कर रही है तो उसके बाद जो सवाल उठाने का वो आप उठा नहीं पा रहे हैं। एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, महागठबंधन उससे पूरी तरह से फेल है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो विपक्ष में बैठे हैं कहा जा सकता है, क्योंकि मुद्दों का चयन उन्हें सही से करना नहीं आ रहा है, चाहे चुनावों से पहले हो चाहे अभी हो। सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति पर ही वो काम कर रहे हैं। नहीं, उनकी रणनीति ही यही होनी चाहिए कि सरकार को घेरा जाए। लेकिन किस मुद्दे पर घेरा जाए ताकि आपको भी लाभ मिले और बिहार की जनता में एक मैसेज जाए कि आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आप तो अतिक्रमणकारियों की आवाज उठा रहे हैं, आप तो जो हुड़दंगबाजी करते हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं, आप तो घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि नैरेटिव जो एक बार मैसेज लोगों में चला जाता है, जैसे सम्राट चौधरी इस नैरेटिव पर खरे उतर रहे हैं कि बिहार में योगी मॉडल लागू हो रहा है। जिस तरह से वो लगातार एक्शन में है, जो उनकी एक तरह से कद काठी है, उसके हिसाब से भगवा धारण करते रहते हैं। आप देखिए कि सम्राट चौधरी का एक्शन उसी से मिलता जुलता है, जो वो कहते हैं वो करने लगे हैं और अब बिहार में योगी आदित्यनाथ से उनकी तुलना होने लगी है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, आप हार के बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद बैठते हैं, क्या मीटिंग करते हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। आपको विधायक दल का नेता वैसे भी चुना जाता क्योंकि कोई बड़ा चेहरा तो है ही नहीं। तो यहां से अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, महागठबंधन को आगे क्या करना है, इसका कोई रोड मैप नहीं है, इसके लेकर कोई सोच नहीं है। तो जब मुद्दे नहीं होंगे आपके पास, जब आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? एक सवाल ये भी है कि महागठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मंगनी लाल मंडल ने जो बयान दिए हैं, कहा है कि अगर अलग भी होना है तो हो सकते हैं। मतलब इस तरीके के बयान जब आरजेडी द्वारा आ रहे हैं तो पक्का है कि महागठबंधन बचता है या नहीं बचता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, देखिए, राजनीति में किसी का बचना या नहीं बचना इस पे कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब किसको पता था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीत जाएगी, एनडीए गठबंधन सब कह रहे थे 160, 70, 80 तक। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आरजेडी 25 सीटों पर आ जाएगी। तो राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। जहां तक बात है मंगनी लाल मंडल की, तो अभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है आरजेडी की। उनको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जीते जी अगर थोड़ा और भूमिका बांधे तो हो सकता है पद में कुछ और उन्नति हो जाए, कुछ और चीजों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाए। लेकिन इससे आप देखिए कि आरजेडी को क्या लाभ मिल रहा है। आरजेडी लगातार पीछे पिछड़ते ही जा रही है और आरजेडी, जो लोगों ने सोचा था आरजेडी के बारे में, आरजेडी फिर से उसी दिशा में आ रही है जहां से उसने शुरू किया था। तो ऐसे में आपका रिवाइवल संभव नहीं है। आप मंगनी लाल मंडल के बदले किसी युवा को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपिए। आपने संजय यादव को हरियाणा से इंपोर्ट किया, उन रमीश को इंपोर्ट किया जिस पर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं। तो आप बिहार के लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, आप बिहार के लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं सरकार से लड़ने के लिए। आप ऐसी टीम बना रहे हैं जिसका कुछ कहे तो उसमें दमखम नहीं है,
वो सरकार पे सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। लड़ने की हिम्मत दिखाइए, लड़ने का जुनून नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ठंडाए हुए नजर आ रहे हैं। तो गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गठबंधन रह के ही क्या करेगा ये भी सोचने वाली बात है। हाँ। यही मुकेश सहनी थे जो गठबंधन में कह रहे थे कि हम 60 सीटें लेंगे, फिर हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको चेहरा भी घोषित किया गया, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? मुकेश सहनी के रहने का जीरो। उसके बाद आप देखिए CPI-ML हो, कांग्रेस ने तो आरजेडी को हमेशा डुबाया ही डुबाया है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि मंगनीलाल मंडल के बयान हो या फिर कई जगहों पर नेता एक दूसरे को जान से मारने की बात कर रहे हैं, आपस में हाथापाई तक की खबरें आ रही है, गोली मारने की बात चल रही है। तो अब ये कला चलती रहेगी 4-5 साल तक, जब तक अभी सरकार टिकी हुई है। अगली बार जब चुनाव होंगे उससे पहले लगातार इसी तरीके की बयानबाजी होते रहेगी। एक और सरकार का एक्शन जारी रहेगा, बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। आप देखिए कि जेल में छापेमारी हो रही है, पूर्णिया जेल हो, पटना जेल हो, सब जगह सुबह सुबह छापेमारी हुई है, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है। और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि बिहार पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ना सिर्फ बिहार प्रदेश की स्थिति अच्छी होगी, बल्कि जेलों का जो कंडीशंस है वो पहले से और बेहतर होगा। और जो अपराध जेल से किए जाते थे, पहले बड़े बड़े माफिया जेल में रहकर करते थे, अब वो संभव नहीं है। बेउर जेल में छापेमारी हुई, वहां खुद अनंत सिंह हैं, तो आप देखिए उनको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष को लेकर, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। और अनंत सिंह ने तो अब याचिका दायर की है कि 1 से 5 के बीच में उनको पैरोल मिले ताकि वो विधानसभा में जाकर शपथ ले सकें विधायक का। तो छापेमारी लगातार चल रही है, कई जगहों पर और छापेमारी चल रही है, कहीं से ड्रग्स बरामद हो रहे हैं, कहीं से चरस बरामद हो रहे हैं, सब चीज अलग अलग। तो पुलिस एक्शन में है, सम्राट चौधरी की कार्रवाई साफ साफ दिख रही है और योगी मॉडल नजर आ रहा है, और उसी का उदाहरण है बुलडोजर एक्शन। और विपक्ष बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, और उसी का उदाहरण है मंगनीलाल मंडल का बयान या फिर तेजस्वी यादव के जो घटक दल हैं उनकी ओर से आपस में एक दूसरे से अलग होने की बातें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर माफिया हो या अतिक्रमणकारी, किसी को भी अब बख्शने वाले नहीं है बिहार सरकार। देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जिस एक्शन मोड में आ चुके हैं, बुलडोजर की गड़गड़ाहट जो है पूरे बिहार में गूंज रही है, इससे विपक्षी खेमा भी बौखलाया हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।